बड़े अफसोस से ये खबर शेयर करनी पड़ रही है कि मिडल ईस्ट के अंदर एक दफ़ा फिर जंग के शोले जो है ना वो भड़क उठे हैं। इस हद तक सो मच सो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ वो इट इज़ ओवर और अब अटैक्स होंगे ईरान के ऊपर। आज रात भी होंगे और कल रात से हो रहे हैं। मामला शुरू कहाँ से हुआ, थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूँ। कल आपने हुर्मुज़ ही फसाद की जड़ इस वक्त बनी हुई है और मेरे हिसाब से ये जंग कभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही जल्द या बदीद। और इसकी वजह यह है कि ईरान ने आपने हुर्मुज़ की ठेकेदारी से विड्रॉ करना नहीं है और दुनिया ने उसकी ठेकेदारी को मानना नहीं है। और जब तक ये टसल चलती रहेगी और ये टसल लॉन्ग टर्म चलनी है, क्योंकि जिस तरह गोल्ड के लिए टसल होती है ना, गोल्ड के लिए हिंदुस्तान को गोल्डन स्पैरो कहा करते थे, पूरी दुनिया के लोग आया करते थे इसको ऑक्यूपाई करने के लिए। इस तरह आपने हुर्मुज़ जो है वो दुनिया की गोल्डन स्पैरो है, यहाँ से आपकी एनर्जी का पूरा कॉरिडोर है। तो इसके ऊपर ईरान ने अपना जो तसल्लुत कायम करने की कोशिश की और वो कर रहा है और उसको डिस्टर्ब कर रहा है। उसकी वजह से जंग मुझे अब रुकती नज़र नहीं आती अनलेस के वर्ल्ड विल फाइंड एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी कॉरिडोर, कोई और ट्रेड का रास्ता, कोई और एनर्जी का रास्ता, कोई और ऑयल के ट्रांसफ़र का रास्ता, कोई और गैस के ट्रांसफ़र का रास्ता दुनिया जब तक तलाश नहीं कर लेती। आपने हुर्मुज़ पर अगर रहेगा लोगों का, पूरी दुनिया का ध्यान या फोकस या डिपेंडेंस, तो ईरान तो अब चैन से नहीं बैठेगा और अमेरिका उसको जो है वो इस तरह बैठने नहीं देगा। ये सिचुएशन चल रही। कल का आपको बता दूं कल क्या हुआ। कल आपने हुर्मुज़ से खलीज अमान के करीब कुछ ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए। ये जो ऑयल टैंकर्स हैं इनकी तस्वीर भी अगर हम दिखाने की कोशिश करें, ये अल रकियात कतर की मलकियत में एक माया कुदरती गैस ले जाने वाला टैंकर है, जबकि दूसरा विदियान सऊदी अरेबिया की मलकियत में खाम बरदार तेल बरदार टैंकर है। इसकी अगर हम तस्वीर दिखा सकें आपको, और एक साइप्रस के नाम से लाइबेरिया का परचम तले रजिस्टर्ड खाम तेल बरदार टैंकर है। ये तीन जो टैंकर थे कतर, सऊदी अरेबिया और लाइबेरिया के, ये आपके सामने जिनकी तस्वीरें हैं, ये जा रहे थे ओमान वाली साइड ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से, लेकिन ईरान को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ईरान ने जो है वो उस पर हमला कर दिया इन तीनों टैंकर्स के ऊपर। जब इन पर हमला किया तो कतर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हम पे हमला हुआ है, सऊदी अरब ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे टैंकर पे हमला हुआ है। तो इसके रिएक्शन में आपने हुर्मुज़ में जब अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ फिर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाइया की कार्रवाइयाँ की कल रात से, जो अभी तक जारी हैं। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में 80 से ज़्यादा अहदाफ़ को निशाना बनाया गया। एक तरह जंग दोबारा शुरू कर दी इन्होंने। हमलों में ईरान के 60 से ज़्यादा छोटे जंगी बहरी जहाज़, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरान को मरकज़ बनाया गया। ये सेंटकॉम US का दावा कर रहा है। इसके अलावा ज़मीन से फ़ज़ा में मार गिराने वाले मिज़ाइल, एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को भी निशाना बनाया गया। इसमें एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इन हमलों के साथ अमेरिका ने जो एक जनरल लाइसेंस हफ्ता पहले जारी किया था अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान के लिए, कि ईरान के ऑयल पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी थी, इन हमलों के साथ ही अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर दी गई ये आर्जी रियायत वापस ले ली। उस जनरल लाइसेंस को रिवोक कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने मुतल्लिका कंपनियों को 17 जुलाई तक ईरान के साथ तमाम लेन देन ख़त्म करने की मोहलत दी है। और ईरान पर हमले के बाद इसराइल ने भी जबरीन लबानान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका के हमलों के बाद इसराइल को तो वैसे ही शय चाहिए, वो तो इंतज़ार में होता है कब इस तरह का मौका मिले और मुस्लिम कंट्रीज़ में हमले शुरू करें। अब ईरान का ये क्लेम है कि उसे जवाबी हमलों में बहरीन, कुवैत में वाक़या अमरीकी फ़ौजी तनसीबात समेत मजमूई तौर पर 85 अहदाफ़ को मिज़ाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया है। बहरीन में अमेरिकन 5th फ्लैट हेडक्वार्टर और कुवैत में अली सालम एयर बेस को निशाना बनाया गया। पासदारान इंकलाब ने जनूबी ईरान में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका की जानिब से जंग बंदी इस्लामाबाद मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई है। इसके अलावा ईरान ने कतरी इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, हैरानकुन करार दिया कि हमने कोई इन पर हमला नहीं किया। ईरान ने क्लियरली कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए सिर्फ वही रास्ता महफूज का तयन ईरान ने किया है। अब इस सारे वाक़यात की वजह से तेल की प्राइसें भी बढ़ी हैं, यह मज़ीद बढ़ेंगी। और आज अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि आज रात भी ईरान के ऊपर बहुत ज़ोरदार हमले होंगे। ये जंग जो हम अपने तय ख़त्म कर बैठे थे, ये किसी तरह ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही। और डोनाल्ड ट्रंप ने से सवाल पूछा गया, आज एक साफ़ी ने किया कि आपने ईरान पे हमला कर दिया, ईरान ने आप लोगों पे, आपकी तनसीबात पे हमला कर दिया, तो उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो इस्लामाबाद में हुआ क्या हुआ, उस पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुन लें। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी MOU इज़ ओवर, ईरान जो है इट्स लेड बाय सिक विशियस बैड पीपल, आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम।
मेरे साथ शुरू में प्रोग्राम में ज्वाइन किया सरदार मसूद खान साहब ने। आप साबिक सफ़ीर रहे हैं अमेरिका और चाइना में, यूएन में मुस्तकिल मंदूब रहे हैं पाकिस्तान के, और आप साबिक सदर भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। सरदार साहब, सिचुएशन जो है आपको अब क्या दोबारा वॉर की तरफ जाती नजर आ रही है मिडल ईस्ट की? आज की शब्द तो ये खतरा है। देखा जाएगा कि सदर ट्रंप जो उन्होंने ऐलान किया है वो स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते। जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं उससे ये अंदेशा हो रहा था कि जंग दोबारा से शुरू हो गई है, और जंग के जितने नुकसानात हैं उनका भी आगाज़ हो गया था। जैसे कि आपने कहा, ब्रेंट क्रूड की प्राइस कैसे ऊपर गई जी। और किस तरीके से जो आलमी मंडियाँ हिलना शुरू हो गई। तो और बुनियादी तौर पर जो इनके अख्तलाफात मौजूद हैं, आपने बड़ा अच्छा जामे तजिया किया है। उसमें आपने हर एक नुक्ते को वाजे किया है सर। बड़े मौसर अंदाज में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो सदर ट्रंप ने अभी तक मुकम्मल तौर पर दरवाज़ा बंद नहीं किया मुज़ाकरात का, या मुफाहमती यादाश्त के बारे में उन्होंने बयान तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा है वही मुफाहमती यादाश्त जो है वो बुनियाद है मुज़ाकरात की। तो उन्होंने ये भी कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात करेंगे, और आखिरी फ़ैसला मैंने करना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे माहौल बिगड़ा इस वजह से है कि फ्यूनरल के दौरान सदर ट्रंप ने भी बहुत गैर ज़िम्मेदार और गैर मोहतात बयानात दिए। यानी उन्होंने कहा था कि मैं इस क़यादत का सफाया कर दूंगा, या उसके अलावा उन्होंने कहा कि या डील करो जल्दी जल्दी, या फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो इधर दूसरी तरफ जो है, क्योंकि ईरान के लोग न सिर्फ सोगवार थे बल्कि वहाँ से इंतकाम की आवाज़ें आ रही थी, और उसके बाद जो है उन्होंने बल्कि जो उनके मुज़ाकरातकार थे उनके ऊपर भी तनकीद शुरू कर दी कि इन्होंने जो है क्यों दुश्मन से हाथ मिलाया। तो वहाँ से भी उनके जो फ़ौज के सरबराह थे या उनके नायब सदर थे, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से इंतकाम लेंगे। तो इस वजह से सूरत हाल बिगड़ गई, और सदर ट्रंप के लिए बड़ी हैरत की बात थी कि इतने जो है 1.5 से 2 करोड़ के करीब लोग जो है दो ममालिक में, यानी कि ईरान और इराक में, इस फ्यूनरल में शरीक हो रहे हैं। तो मैं ईरान ने भी दरवाज़ा बंद नहीं किया। उन्होंने अभी तक जो बयानात दिए हैं उनके दफ्तर खारजा ने या उनके जो चीफ निगोशिएटर हैं बाकर कालिबाफ, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने वायलेशंस के, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के वायलेशंस का जिक्र किया है। उन्होंने फिर ये कहा है कि जो ये मुफाहमती यादाश्त थी उसका जो पहला पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था, और उसके बाद जो है जो 10वां पैराग्राफ था, कि इनकी खिलाफ वर्जी हुई, यानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई। दूसरा ये कि आबना हरमूज के दरमियान जो उनकी मुफाहमत थी उससे अमेरिका इन्हिराफ कर रहा था। और तीसरे ये कि उन्होंने जो इजाज़त दी हुई थी कि वो आर्जी तौर पर 60 दिन के लिए तेल बरामद कर सकते हैं, और उसके बल्कि ये भी दरवाज़ा खोल दिया था कि वो डॉलर में उसकी कीमत वसूल कर सकते हैं। तो वो अमेरिका ने यकलख्त ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। दूसरा ये है कि जो इनके मुंजमद असासे हैं उनके ऊपर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा कि वो कितने मिलेंगे। उनकी कुल मालियत जो है वो तकरीबन $100 बिलियन के करीब है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा मुंजमद असासे हैं वो हिंदुस्तान और चीन के पास हैं। उसके बाद जापान है, फिर साउथ कोरिया है, लक्समबर्ग है, इराक़ है। और अमेरिका के कम है, लेकिन अमेरिका का वीटो इस वजह से बन जाता है कि उसने सानवी पाबंदियां लगाई हुई हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस। और उसकी वो जब तक, और उसका असर तमाम बैंकारी के निज़ाम पे होता है, जहाँ ईरान के अकाउंट्स तो हैं लेकिन वहाँ से वो पैसे वसूल नहीं कर सकते जितना भी उन्होंने तेल खरीदा है इन तमाम पाबंदियों के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मुफाहमत, जैसे आपने खुद अपने तारुफ में कहा था कि मुफाहमती यादाश्त के बाद हम लोग इत्मीनान करके बैठ गए कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जंग का ख़तरा अभी भी हमारे सर पे मंडला रहा है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा करूँ जी जी सर। कि वो जो ये मफाहमती यादाश्त सदर ट्रंप ने कर ली, और इसका जो है वाज़े टिल्ट और झुकाव जो है ईरान की तरफ था। यानी ये सदर ट्रंप का एक तरीके से देखा जाए तो ईरान को तोहफा था, अगर इसके ऊपर सही तरीके से अमल दरामद होता। जो उन्होंने शक्लें लिखी हुई थी, अगर उनके ऊपर अमल दरामद, उसकी वजह से वो शदीद दबाव में आए कि इसराइल की तरफ से उनके अपनी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कंस्टिट्यूंसी है, उसके अलावा जो उनकी काबीना के कुछ अरकान हैं, CIA के जो डायरेक्टर हैं, या उसके अलावा जो वज़ीर जंग हैं पीट हेक्सथ या वज़ीर ख़ारजा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इस डील के जी सिलसिले जी। में। सदर ट्रंप गैर मकबूल हो रहे थे, और इस वजह से भी जो है तनाव बढ़ा। और इधर जो है ईरान के तूल अर्ज़ में इंतकाम इंतकाम की आवाज़ें बुलंद हुई। तो इस वजह से ये जो है पूरी की पूरी सूरत हाल बनी है। अभी भी जो है
पूरा मंजरनामा खदशात से भरा हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। सरदार लेकिन साहब। इसमें जी एक मामूली सा मैं नुक्ता ऐड कर दूं कि जी जी। पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर इख्तलाफात एक दफ़ा फिर पैदा हो गए हैं तो कतर और पाकिस्तान जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सर, अब आपने जो बातें बताई हैं और जो फैक्ट्स बताए हैं उसके बाद तो लग ही नहीं रहा कि ये दोबारा जो है वो दोबारा सफारतकारी तो होगी, दोबारा सीज़ फायर भी करवाया जाएगा, लेकिन लग तो ये रहा है कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अब जनरल लाइसेंस वापस ले लिया, मुंजमन 700 पे कोई बात नहीं हुई, और उसके अलावा जिस तरह के इनके आपस के बयान चल रहे हैं, तो फिर ये तो वहीं पे स्टैंड, वो कह रहा है MOU अब मेरे लिए ओवर हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो हमले भी कर दिए, वो कह रहे हैं हम आज रात मजीद हमले करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में सर क्या आपने रेफरेंस बार बार दिया फ्यूनरल का, आयतुल्ला खामनाई के, आयतुल्ला खामनाई के फ्यूनरल ने हालात को सेंसिटिव किया अमेरिका के लिए, और अमेरिका और इजराइल के लिए ये फ्यूनरल जो था एक बहुत बड़ा एक तमाचा था, या एक बहुत बड़ा वो था जिसे आप कहते हैं कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ईरानियन पावर या ईरानियन रेजिलियंस के, जिस रजीम को आप चेंज करने चले थे, जिस शख्स को आपने मारने की कोशिश की जो रजीम का मंबा था, उसके जनाजे पे ही इराक से लेके ईरान तक जो पूरा इराक बाहर निकला हुआ है, ये उसके रिएक्शन में सेंसिटिव इतना अमेरिका हुआ हुआ है आपके ख्याल में? आपने बार बार रेफरेंस दिया इसका फ्यूनरल का। ये बिल्कुल इसका है उसका। और मैं समझता हूँ कि उनकी इंटेलिजेंस भी दुरुस्त नहीं थी। सर ट्रंप को उन्होंने बताया हुआ था कि रहबर आला अली खamenei बहुत गैर मकबूल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और वैसे भी उनको ये सादा सी बात समझ में नहीं आती, यानी इसराइली और अमेरिकी इंटेलिजेंस, इसराइल तो एक मंसूबे के तहत कर रहा है, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये नुक्ता समझ में नहीं आता कि जब किसी आप हेड ऑफ स्टेट को इस तरीके से असैसिनेट करें, और जो है वो एक मजहबी उसका अवतार भी हो, स्पिरिचुअल रहनुमा हो तो जी। उसकी वजह से रिएक्शन आता है। यानी लिबरल्स जो हैं, जो मतलब उनके खिलाफ भी हुए हों, मेरा ख्याल है कि वो इस निज़ाम और इस निज़ाम हुकूमत के पीछे खड़े हो गए हैं। तो लेकिन इससे बढ़कर एक और चीज़ ये है कि ये आपने जो शुरू में जो रद्द-ए-अमल दिया था उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये जंग इसलिए नहीं चल सकती कि ये अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी बेसिस हमले में आते खलीजी रियासतों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। यानी सरमाए के एतबार से उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अभी उन्होंने जो शुरू किया नेटो में, वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्मार्ट ड्रोन्स बनाए जाएं जैसे ईरान के जी। थे, क्योंकि बड़े बड़े कीमती और भारी भरकम जो है वो प्लेटफॉर्म्स ला रहे थे, और उनको ये छोटे छोटे ड्रोन्स जो है गिरा रहे थे। इस तरीके से उनकी बदनामी भी हो रही थी। और उनको तकरीबन मेरा ख्याल है लगभग $100 बिलियन तो सिर्फ इस जो नुकसानात हुए हैं जंग के दौरान, यानी सिर्फ नुकसानात जिनको रिप्लेनिश करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है मेरा ख्याल है कि इससे अमेरिका में बड़ी बड़े पैमाने पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कारोबार चमका है। जी और एक मरतबा फिर जो है मेरा ख्याल है उन्होंने इधर यूक्रेन की तरफ रुख किया है। तो लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का इतना नुकसान हुआ जब वो इसने एक छोटे से मुल्क से भिड़ गया। वो ये दावा करता फिरता था कि मैं चीन को शिकस्त दूंगा, एशिया पैसिफिक में रशिया को लड़ूंगा, दूंगा जी। रशिया को। तो ये मुल्क न सिर्फ वो हमले से गया बल्कि अपने पाँव पे खड़ा है, और उसने सफारतकारी में भी बड़ी महारत का मुजाहरा किया। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए ये जंग फ़ायदेमंद नहीं है और गैर मकबूल भी है। या तो ये है कि उसे को मैंडेट हो लोगों की तरफ से, रिपब्लिकन की तरफ से या लेकिन सरदार डेमोक्रेट्स की। साहब, ये जब ये जंग जारी थी तब भी आपको पता है कि इतने नेगेटिव ओपिनियन पोल्स आए, और लोगों ने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि इस जंग की कॉस्ट में जो है वो हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है, हम गरीब हो रहे हैं, हमारी ग्रोसरी के बिल बढ़ गए, हमारे गैसोलीन के बिल चढ़ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एम्फेटिकली कहा था और बड़े इमोशनल तरीके से कहा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिकन की हालत क्या हो रही है, अगर इस जंग के नतीजे में गरीब हो रहे हैं तो डजेंट मैटर, दैट इज़ द प्राइस वी हैव टू पे, क्योंकि हमारे पास एक ग्रेटर एजेंडा है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब लेने नहीं देना। तो वो तो उस एजेंडे के तहत एक अनपॉपुलर वॉर को 3 महीने वो प्रैक्टिकली चलाता रहा है। तो उसके बाद क्या उम्मीद नहीं है कि अब वो नहीं चलाएगा उसको? उसको तो इससे परवाह ही नहीं, उसे प्रेसिडेंट भी नेक्स्ट टाइम नहीं बनना अब तो। देखिए 2015 में एक मुआहदा हो चुका था, और उसके ओबामा तहत के दौर पे ईरान जी। ने लिख के दे दिया था जी, जो उन्होंने लिख के दे दिया था कि मैं हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। इस मरतबा भी वो तैयार हैं। इस वक्त जो है वो इजाफा चाहते हैं, कोई एडिशनलिटी चाहते हैं सदर ट्रंप उस मुआहदे में, क्योंकि वो अगर दोबारा वही मुआहदा लेके जाएंगे तो लोग उन्हें जो है कबूल, मतलब उनके इस दावे को कबूल नहीं करेंगे कि मैं जी एक बेहतर लेके आया हूँ। वैसे जो है उसमें बहुत कम गुंजाइश है कि उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा किया जा सके। जो उन्होंने शराइत रखी हुई हैं कि जनाब इनका जो है नहीं सरदार साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अफसर। अमेरिकन प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ रहा ये वॉर के अनपॉपुलर होने का, वो फिर भी रिगार्डलेस कंटिन्यू कर सकता है वॉर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे।
वो इतना मतलब अमेरिका का जो सदर है वो इतना ताकतवर होता है, और जी। ये सदर इतने मुतलकुल अनान है कि उनको कोई परवाह नहीं है। यही मैं आपसे लेकिन अर्ज कर रहा हूँ। अगर वो अपना ही घर गिरा रहे हैं, इस तरीके से मुनहदम कर रहे हैं, तो इसमें फिर जवाबदेही ज़रूर होगी। और ये है कि उनको असल में ताना ये दिया जा रहा था, जिस वजह से वो फिर जो है एक जंगजू सदर के तौर पर उभरना चाहते हैं। उन्हें प्रेसिडेंट हूवर से उनका मुवाजना अच्छा। किया जाता था, जो अफ्रीका में वीकेस्ट प्रेसिडेंट समझा जाता है, या सदर कार्टर से किया जा रहा था। वो अपने आप को जिमी मस्कुलर कार्टर। साहब की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक पहलू और रह गया आपसे इस डिस्कशन में, वो है कि ईरान की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ईरान जो अपनी हरकतें कर रहा है, अब अमान का भी स्टेट ऑफ हॉर्मस पे राइट है, इस साइड पे, उस साइड पे वो ईरान के कंट्रोल में। अब जो जहाज कतर, सऊदी अरेबिया और उसके लाइबेरिया के गुजर रहे थे ओमान वाली साइड से, अनप्रोवोक्ड उसने अटैक किया है, जबकि मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग में लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो 60 डेज तक या 30 डेज तक जो है वो कुछ नहीं करेगा उसके अंदर, और वो अनइंटरप्टेड जाने देगा वहां से। तो अब ईरान जब तक ये पंगे लेता रहेगा अपने हॉर्मस पे, तो ये जंग जारी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी नहीं सब फिक्स करते हम ईरान की। देखिए, उसके इसमें एक साजिश की गई है। ईरान और ओमान के आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे, और जी। ये उस जो है उसमें वैसे भी लिखा हुआ है, जो उसका पॉइंट 5 है, जो शेक है उस मुफाहमती याददाश्त से, उसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा अमेरिका ने भी कबूल किया हुआ है कि ओमान और ईरान इस सिलसिले में मुज़ाकरात करेंगे, और जो बाकी साहिली रियासतें हैं, जिसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, इनसे भी, कतर है, इनसे भी मशवरा करेंगे। अब आपको याद होगा कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने एक 49 मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस की थी। उनका जब जंग बंद होगी तो हम जो है वहाँ हाथ बटाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा था हमें आपकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने साजिश ये की है कि उन्होंने जो ही ये जंगबंदी हुई, तो उन्होंने वो ओमान के साथ मिले, और उनमें और ईरान में इख्तलाफ पैदा कर दिया, और उन्होंने वहाँ से कहा कि आप जी यहाँ से एक नई लेन खोल दें। हालांकि ठीक। जो इनकी अमेरिकन की, मेरे एतबार से जो अमेरिकन की और ईरानियंस की अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कोई टोल तो नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन लेन यही होगी ईरानियंस की, अनटिल अ फाइनल डील इज़ रीच्ड। ठीक। तो आपको पता नहीं कि ये इस आलमी सियासत में इस किस्म के जो है हरबे इस्तेमाल किए लेकिन जाते सरदार हैं। साहब, मैं ये कह रहा हूं कि परमानेंटली ये प्रॉब्लम रहेगा ना। अब नए हॉर्मुज पे ईरान परमानेंटली ट्रबल करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसके लिए वो न्यूक्लियर वेपन है इस वक्त, कि जिसने उसको इस जंग में बचाया है, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है। तो जब तक ईरान इसको डिस्टर्ब करता रहेगा अपना हॉर्मुज को, वहां से प्रोफेशनल कमर्शियल वेजल्स गुजर ही नहीं पाएंगे, जब उनको खदशा होगा कि ईरान का एक छोटा सा ड्रोन आके उनका वेजल उड़ा देगा। और जब तक ये प्रॉब्लम करता रहेगा ईरान, तो अमेरिका अटैक करता रहेगा। ये जंग तो इस तरह परपेचुअल रहेगी अपने हॉर्मुज की वजह से और ईरान की वजह से। आपने सही कहा कि उसने, ईरान ने साबित किया है कि ये एटमी हथियार से ज़्यादा ताकतवर जी। हथियार है, जिसने पूरी की पूरी दुनिया की मईशत हिला दी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। एक ये कि पहली जो इसकी कैपेबिलिटी है, जो इसका ये जो इनकी वेपनाइजेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो ये है कि वो इसे डिफेंसिव और ऑफेंसिव हथियार के तौर पर इस्तेमाल ठीक। करना चाहते हैं। तो दूसरा मेरा ये ख्याल था कि ईरान ने ये जो शर्त इसलिए रखी थी कि वो जब न्यूक्लियर डील कर रहा होगा तो इसे बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगा, कि अगर इसमें कोई रियायत हुई, क्योंकि उसमें बैनुल अक़वामी कानून का जिक्र किया गया है उसमें मुफाहमती यादाश्त में, कि उसके मुताबिक जो है कोई रेशीम मुकर्रर की जाएगी। तो बैनुल अक़वामी कानून जो है उसकी इजाज़त नहीं देता, इन अकॉर्डेंस विद द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। उसके मुताबिक तमाम दुनिया की स्ट्रेट्स जो हैं वो नेचुरल वाटरवेज हैं और वो फ्री हैं। तो मैं समझता था कि वो सौदेबाजी के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जो है सूरत हाल बिगड़ गई है, यानी ये मतलब ये इनिशिएटिव भी वो उससे छीनना चाहते हैं ईरान से। लेकिन एक और जो है, ये सबसे अहम नुक्ता हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, वो जी। ये है कि इस पूरे अमल को इसराइल बहुत मुतहर्रिक अंदाज में सबोताज कर रहा है। न सिर्फ उसने बराह रास्त सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया से इख्तलाफ किया, बल्कि उनकी ठीक। जो बहुत पावरफुल ताकतवर लॉबी है अमेरिका में मौजूद है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, कांग्रेस में, उसके अलावा जितने भी फैसला करने वाले जी। इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, पेंटागन हो, फौज हो, मिलिट्री जी। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, उनको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, और वो सदर ट्रंप को निशाना तनकीद बना रहे हैं। ठीक। और इस वक्त मुझे ये भी खदशा था इस मुफाहमती यादाश्त के बाद कि इस वक्त सदर ट्रंप जो है बहुत ख़तरे में है, क्योंकि इस तरीके से किसी ने इसराइल को बुरे तरीके से झटका नहीं था। और ये सदर कैनेडी ने किया था मेरा ख्याल है कि, ठीक। और ठीक। कुछ और सदर निक्सन ने किया था। ठीक। ठीक। तो आपने देखा कि उनका क्या हशर हुआ। बिल्कुल तो ठीक। ये इसका इसराइल का इतना तसल्लुत है अमेरिका के निज़ाम के ऊपर कि उससे
उसकी मर्जी के बगैर इस किस्म का मुआहिदा नहीं हो सकता था। अमेरिका ने ये जुर्रत की थी, सदर ट्रंप ने ये जुर्रत की थी, और उससे सबोताश किया जा रहा है। राइट। हमारे साथ आमिर इलियास राणा साहब मौजूद है, शौकत यूसुफजई साहब मौजूद है, राणा एहसान अफजल साहब। राणा साहब, सबसे पहले आमिर इलियास राणा साहब, ये जो सारा मामला है, आप स्विट्जरलैंड भी गए, आप इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, वहाँ एग्रीमेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ, एक दफ़ा फिर पीस खतरे में पड़ गया मिडिल ईस्ट का। राणा साहब, आमिर राणा साहब, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम आपके शो में थे और मैं ये कह रहा था कि ये कभी खुशी कभी गम, तारा राम पम पम, ये चलता रहेगा। ये चांदमारी जो है ना, अमेरिका और ईरान की यूं ही चलेगी, ना ईरान बाद आएगा ना अमेरिका बाद आएगा। सिंपल सी बात है कि दोनों को अपने अपने लोगों को दिखाना है कि हम बड़े बहादुर हैं। ठीक है। जो इनकलाब ईरान के पासदारान हैं वो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमें अपने आप को आगे रखना है। जनाजा चल रहा है और वो 9 तारीख को तदफीन है कल, तो उस वक्त तक वो किसी सूरत में पीछे नहीं आएंगे। 11 तारीख तय हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। उधर सदर ट्रंप का है, वो उन मतलब वो जो उतार चढ़ाव है मार्केटों का, वो तो शुरू हो चुका ना पेट्रोल का। ठीक। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि घंटे डेढ़ में फिर बयान आ जाए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर ने और इंटरवीन किया है और हम अपना इरादा मुलतवी कर रहे हैं। इरादा मुलतवी कर रहे हैं, मतलब आप इसको हम गैर मुतवक्को ना समझिएगा। दोनों अपनी ज़िद पे लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना है, उन्हें अपने इनकलाब को उसी तरह लेके चलना है, चाहे उसमें इनके लोगों का कुछ बिगड़ जाए। और दुनिया का जो मर्जी बिगड़े, इन दोनों मुल्कों को परवाह नहीं है। चाहे देखें ना, अभी तक जो साफ ऑयल की रिफाइनरी है वो पूरी प्रोडक्शन भी नहीं शुरू कर चुकी थी और दोबारा हमले शुरू हो गए हैं क्योंकि इन दोनों को अपने अपने मसाइल से ताल्लुक़ है। दुनिया जाए भाड़ में इन दोनों की तरफ से, दोनों के अपने अपने मफादात हैं। एक का इनकलाब का और दूसरे का कारपोरेट वर्ल्ड है और दूसरा नवंबर का। और आपको जीतता हुआ नजर कौन आ रहा है? मेरे हिसाब किताब में ये हम तो हारते हुए नजर आ रहे हैं, तेल की वजह से प्राइस बढ़ रही है। इसमें दुनिया हारती नज़र आ रही है मुझे तो, और जीतते हुए तो क्या नज़र आएंगे कोई, क्योंकि इसके अंदर कोई दानिशमंदी, अकलमंदी ईरान की तरफ से मैं समझता हूँ कि अब ये जो जिद है ना कि वो जो कह रहे हैं कि हमारे बताए हुए रास्ते पे ही सिर्फ आप जाएं। जब आपने मुआहिदा कर लिया है और आपने कहा है तदफीन के बाद हम मुज़ाकरात करेंगे, तो थोड़ा सा हौसला भी होना चाहिए। ठीक है कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि रोज़ाना मतलब वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे जी, आपने देके कभी कुछ करते हैं। पॉइंट आ गया सर। तो नहीं देखे ना, दुनिया तो नहीं मानेगी ना। अब हुर्मुज़ इंटरनेशनल समुंदर जो है वो आपका नहीं हो सकता, चाहे आप जो मर्जी कहें। सर पॉइंट आ गया आपका बिल्कुल। आज हमारे नाजरीन बड़े हैरान और खुश हो रहे होंगे कि शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको बुलाने की वजह जो है वो बड़ी खुशी की बात है, जिसके लिए शौकत भाई को मैंने आज बुलाया है। क्योंकि मैं समझता था नून लीग ही सिर्फ ये कारनामे दिखाती है जो दिखाती है, लेकिन शौकत भाई बात करनी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से हमें बिला वजह बदनाम किया हुआ है आपने। सर मैं, हाँ, आप बिला वजह, वाकई आज तो नहीं, आप तो सही बदनाम हुए में, लेकिन ये आज बदनाम हुए हैं। अब आप देखिएगा शौकत भाई, कमाल आपकी केपी असेंबली ने बिल पेश किया है। पाकिस्तान की कौम तो ऑलरेडी पीसीवी है, क्रिमिनल केसेस और पीका ऑर्डर, पता नहीं किस किस में। आपने कहा, मैं जरा लोगों को आपके कारनामे बता दूं पहले। ले जी व्यूअर्स सुने, इमरान खान साहब की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है केपी में किसी रुकन को क्रिमिनल केस में गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर की तहरीरी इजाज़त ज़रूरी होगी। केपी में एक अकेला एमपी अपने हल्के या ज़िले के सरकारी अफसर को तलब कर सकता है और अदम हाज़िरी ऐवान की तौहीन शुमार की जाएगी। मतलब कि आपने वो जो है ना कि मुकन्नना और उसको अलग करने वाला जो था गवर्नमेंट को, और उसको वो तो ख़त्म ही कर दिया ना आपने। एमपीए को बुलाएगा, एमपीए बुलाएगा हल्के के ज़िले के सरकारी अफसर को और ऐसी तैसी करे, अगर वो नहीं आएगा तो वो पूरे ऐवान की तौहीन शुमार की जाएगी। केपी में रुकन की जो बीवी है या शोहर को सरकारी असेंबली शनाख्ती कार्ड जारी होगा। वाह, वाकई कवानीन के मुताबिक ब्लू सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम तो जलील हो रही है, इनको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा और बीवियों को भी मिलेगा साथ साथ। वेरी गुड भाई। अरकान को अपनी जाती गाड़ी पर खसूसी एमपीए नंबर प्लेट लगाने, वाह, वो होती है ना शोखेपन की एक हद होती है, वो शोखेपन को लीगलाइज कर रहे हैं कि अरकान को अपनी जाती गाड़ी पर, सरकारी गाड़ी पर नहीं, जाती गाड़ी पर खसूसी एमपीए नंबर प्लेट लगाने और काले शीशों वाली जाती गाड़ी इस्तेमाल करने की कानूनी इजाजत होगी। हमें फिर आपको रोक के देखे ना काले शीशे क्यों लगाए हुए, ये कोई बदमाशी है अरकान असेंबली की कि वो हमारे वोट से, हमारे पैसों से चलने वाली असेंबली जो है वो काले शीशे लगा सकते हैं और हम जो इनको पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान की अवाम, वो काले शीशे लगाए तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। मतलब इंसाफ, तहरीक इंसाफ का नाम पता नहीं आज के बाद क्या होना चाहिए। मैं आपको मजीद बताता हूँ इनके कारनामे इन्होंने क्या किया है। खैबर पख्तूनख्वा, एक बंदे को पाकिस्तान में एक लाइसेंस लेते हुए प्रॉब्लम होती है, केपी में हर रुकन को
8 गैर ममनुआ बोर। अच्छा, गैर ममनुआ बोर का तो एक का लाइसेंस नहीं मिल सकता आम पाकिस्तानी को। ये इतने शहजादे हैं केपी के असेंबली वाले कि इनको 8 गैर जो प्रोहिबिटेड असला होता है उसके लाइसेंस रखने की इजाजत होगी, जिनमें से 4 मुकम्मल मुफ्त होंगे कि भाई बाप का माल है, ये पाकिस्तानी अवाम का खजाना है यार, 4 मुकम्मल मुफ्त। आगे चलें, हम आप और मैं अवाम जो है वो जलील होती है, टोल प्लाजा में लाइन में लग के पैसे देती है, लेकिन केपी की अवाम जो है, क्योंकि वो इमरान खान की अवाम है, असेंबली जो है अरकान, अवाम नहीं, अवाम तो बेचारी पिसरी है वहां के अरकान असेंबली को मुल्क भर के टोल प्लाजों पर टोल टैक्स की अदायगी से तशना हासिल होगा। भाई वाई, क्या वो सुरखाब के पर लगा के है? क्या कारनामे कर दिए उन्होंने पिछले जब से असेंबली बनी है, सिवाय प्रोटेस्ट करने के उन्होंने किए ही कुछ नहीं। केपी में हर रुकन को कानून के तहत खुदकार तौर पर कैटेगरी 20 सिक्योरिटी हासिल होगी। जो पूरे केपी का जो एमपी है, पूरे पाकिस्तानी मरे टेररिज्म में जुड़े, केपी में सबसे ज्यादा वर्स्ट टेररिज्म, लेकिन केपी का जो एमपी है वो जनाब जहां जहां जाएगा उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसकी जान जो है वो उस आम पाकिस्तानी से बहुत अहम है, जो आम पाकिस्तानी इसको असेंबली में पहुंचाता है, इस काबिल करता है कि ये इस तरह का बिल पास करें जिसमें टोटल बायस्ड और मेलाफाइडा इंटेंट है अलेजिडली। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर उनकी शरीक हयात, वेरी गुड भाई, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम को सर्व करने से, शरीक हयात का, वो सरकारी खर्चे पर फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास सफर करेंगे। वेरी गुड यार, अवाम को यहाँ पे पेट्रोल की वजह से साइकिलों पे आ गई है और ये सरकारी खर्चे पर फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास जाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के 2 निजी मुलाजमीन, भाई इनके तो मुलाजिम भी वीआईपी हैं। केपी असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के 2 निजी मुलाजमीन भी सरकारी खर्चे पर इकॉनमी में, केपी, पंजाब, सिंध, पूरे पाकिस्तान की अवाम इनके मुलाजमीन के बिल पे करे होगी, इनके इकॉनमी के जहाज़ों के सफ़र। शौकत साहब, मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया, ये बिल तहरीक इंसाफ है या तहरीक ना इंसाफ का बिल है? शौकत साहब को सुनवाएं जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अगर आप तशवीश कामरान का भाई इज़हार इजाजत दे कर दें, दिया। सिर्फ एक फिक्रा। जी शौकत कामरान साहब। शाहिद, जी 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 आमिर भाई। मैंने सिर्फ एक फिक्रा कहना है ताकि शौकत साहब पूरा जवाब दे देंगे। आपने भी बड़ी की। एक वज़ीर आला आए हैं, उन्होंने कहा था मैं इश्क इमरान में हूँ, तो इश्क इमरान को छोड़ के इश्क मरात में कैसे चलेगा? वाह वाह, इश्क मरात। जी शौकत भाई, माइक इज विद यू। देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम देते हैं। बात यह है कि स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस स्पीकर कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के नुमाइंदगी थी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी था, एजेके भी था, और उसमें ये फैसला हुआ था कि तमाम असम्बलियाँ जो है वो एक दूसरे के कवानीन देकर यूनिफॉर्मिटी लेकर आए। तो ये जो एक भी चीज़ अगर आपने मुझे बता दिया कि इस पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया है अवाम के ऊपर, मतलब ब्लू पासपोर्ट पे आ जाते हैं। ब्लू पासपोर्ट तो अभी भी मिल रहा है। रिकमेंडेशन 2014 में भी हुई थी कि स्पाउस पॉलिसी अपनाई, स्पाउस को भी दिया जाए। फिर 2018 में फिर रिकमेंडेशन, अब तीसरी मरतबा फिर रिकमेंडेशन। वो तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि उसके साथ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट फेडरल लॉज, कि फेडरल लॉज में जो होगा वो उसी हिसाब से अगर ये ट्रीट करते हैं तो ये तो रिकमेंडेशन में चलेगा। दूसरा जो आपने किया लाइसेंस, 4 लाइसेंस तो पहले से ऑलरेडी वो तो 1988 के एक्ट में लिखा हुआ है। अभी चूंकि आपको अंदाजा होगा कि हमारे 30-35 एमपीएस ऐसे हैं जिसमें अपोजिशन के भी हैं, सर हमारे नहीं है, उनको थ्रेट है और बाकायदा हमले भी हुए हैं उनके ऊपर, ग्रेनेड हमले हुए, उनके घरों के ऊपर हुए हैं। तो एक तो ये कि उनको बाज़ लोगों के साथ 15-15 सिक्योरिटी एहलकार हैं। तो जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की, तो उसमें अब कानून ये बनाया है कि सिर्फ 3 लोग होंगे। अगर किसी एमपीओ को जरूरत होगी तो उसको 3 बंदे फराम किए जाएंगे। इसके अलावा अगर रखना है तो वो खुद जाती रखेंगे, बेशक वो अपने लाइसेंस ले ले, लेकिन बंदा अपना रखेगा, पुलिस से ना ले। तो ये देखिए, तो चीजें थोड़ा सा वो हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तीसरा जो आपने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से कि जी एमपीओ बुला सकता है, देखिए हर हल्के के अंदर हमारे तरक्याती काम होते हैं, तो वो जाहिर है वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इदारे के लोग ही होते हैं ना। अब अगर एमपीए उनको नहीं बुला सकता, स्पॉट नहीं बुला सकता, आवाम के मसाइल कोई किसी के तनकीद हो और उस पे वो जवाबदेही के लिए नहीं बुला सकता, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना उस एमपीए का। शौकत भाई, तो वो आपके जो लीडर है इमरान खान साहब, उन्होंने ये कहा था कि नून लीग ने आके ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया, कि नून लीग ने ब्यूरोक्रेसी को अपना जाती मुलाजिम बना लिया। आप यही कर रहे हैं ना सर? कामरान भाई, मैं जाती उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तरक्याती कामों के लिए ये जो बात की गई है ना, ये डेवलपमेंटल काम जहाँ होते हैं, जहाँ पे लोग तनकीद करते हैं, जहाँ लोगों के मसाइल उलझे होते हैं,
तो उसमें देखे ना, उसमें अगर आप उसके लिए नहीं बुला आप सकते तो अच्छा फिर मेरा आप मुझे एक क्या बात मतलब बताएं, है? आपने ये जो कहा है कि कानून के तहत स्पीकर के पास इख्तियार है किसी भी सहाफी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है, एक मखसूस मुद्दत के लिए इसे पाबंदी आयद कर सकता है, ऐवान की किसी भी कार्रवाई को शाया करने नशर करने से रोक सकता है। अगर कोई साफी अच्छा ये अब आप अगर कोई साफी इदारा असम्बली कार्रवाई को तोड़ मरोड़ को पेश करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की सकती है। गलत रिपोर्टिंग को सजा पहले 3 माह कैद, 5,000 जुर्माना। और यार आप भाई हिटलर का रिजीम लेके आ रहे हैं केपी में सर, कि स्पीकर का क्या इख्तियार है कि सहाफ़ी को ये पूछे कि जी आप ऐवान की आप कवरेज नहीं कर सकते। ये तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं रोक सका। डोनाल्ड ट्रंप के सारे मुखालिफ सहाफ़ी व्हाइट हाउस की प्रेस टॉक में होते हैं। तो आप तो अजीब एक आमरीत की वर्स्ट फॉर्म केपी की असेंबली ने पास की है। जी शौकत भाई आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक पहली बात तो ये कि ये कानून कोई नया नहीं है, ये 1988 के एक्ट में मौजूद है। अगर आप देख लें, सिर्फ उसमें ये हुआ है कि उसमें 5,000 जुर्माना था, इन्होंने जुर्माना बढ़ा दिया है थोड़ा आपने सा। 3 माह कैद भी कर दी। सर जुर्माना, मैं कह रहा हूँ ना, जुर्माना बढ़ा दिया है ना, बाकी तो चीज 3 वही माह है। कैद भी कर दिए सर, ये तो बड़ी रियासत की वो है ना। पहले मतलब आप पहले तो भी तो बिल्कुल कैद था इंडिविजुअल ना को तबाह कर दिया ना आपने। सर। कोई सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं देखिए, कर सकता। सर पहले भी कैद था, जुर्माना भी था। अभी थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा कर दिया, लेकिन चूंकि सीएम साहब ने उसका नोटिस ले लिया है, सीएम साहब ने नोटिस दिया। अच्छा, ये मजे की बात आपको बताऊं कि ये कानून बना कैसे है। पहले तो ये आप देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है वो है मुस्लिम लीग नून की, और जिसने पेश किया ये तरामीम वो है पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब, गवर्नर साहब के भाई हैं। ठीक है, ये कवानीन जो है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, उन्होंने ये शौकत भाई एक तरामीम मिनट, अब ये बना ब्रेक के के। लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद राणा साहब दूसरे भी और हमारे और राणा साहब भी जवाब देंगे। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप आए थे उन तमाम ड्रैक्वेलियन रेफरेंसेस के खिलाफ, प्रेसिडेंट्स के खिलाफ। आपने कहा जी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के साथ किया है, जो सहाफ़ियों की आज़ादी सलब की है, जो मरात लेते हैं, हम सब खत्म कर देंगे। आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि ये बिल पास आपकी असेंबली के मेजॉरिटी अरकान ने किया, आप सब मिले हुए हैं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप तीनों में कोई फर्क नहीं है। आज सारे सहाफियों को बुलाया गया था सूबाई असेंबली में, 40-45 के और करीब उन्होंने कहा जितने ठीक है। सीनियर नहीं, उन्होंने ठीक नहीं है। उन्होंने उनको बताया गया कि ये चूंकि ऑलरेडी मौजूद है, 1988 से ये एक्ट चला रहा है। सर आपको आज चाहिए तक था शौकत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर आज रहा तक था किसी साथी आप को, इसको खत्म कर देखिए रद्द कर देते। अगर 88 से चीज थी, सर, आपकी आज हुकूमत तक नहीं थी उस किसी वक्त। साथी को नहीं रोका गया, आज तक किसी गलत साथी गलत को चीज नहीं की रोका। जस्टिफिकेशन ठीक ये है, नहीं कि पहले चलती हुई आ रही है। एक लेकिन ब्रेक के लेकिन बाद। देखिए ना, जी जी बोले बोले शौकत साहब, बोले बोले शौकत भाई को बोले नहीं भाई। ये बात तो ये है कि ये एक्ट पंजाब में भी मौजूद है, सर ये कोई ये एक्ट जस्टिफिकेशन सिंध के पंजाब में अंदर तो भी मौजूद है। पंजाब की सर देखिए, गलत चीजों को आप जस्टिफाई तो नहीं कर देखिए मेरी सकते। बात सुने, जी ये कौमी असेंबली में भी है कि जो बात स्पंज कर ले आप, स्पीकर स्पंज कर लेता है ना एक चीज को, और आप उसको स्पीकर किसी गलत सहाफी को अंदाज में। कौमी असेंबली में मेरा नहीं ख्याल 3 महीने के लिए कैद करा सकता है, जो आपके केपी की सर असेंबली का हमने स्पीकर का राइट है। इसी पे तो मैं आता, मैं चले आपको मैं एग्री ब्रेक के करता बाद हूँ, जरा इस पर इसीलिए दूसरा पर्सपेक्टिव भी लूंगा। इसीलिए इसको वापस ले जाए। मैं ब्रेक के बाद लेता हूं, ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं जो बैठे हुए नून लीग वाले, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी, एक ब्रेक लेंगे। जी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि केपी की असेंबली ने ऐसे ऐसे लॉ पास कर दिए, ऐसी ऐसी मराद दे दी हैं जो आम पाकिस्तानी, आम केपी का शहरी बेचारा तस्वर भी नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं पंजाब में भी यही मामलात हैं। राणा एहसान अफजल साहब, वैसे तो आप बड़े खुश होंगे क्योंकि आप बकौल शौकत यूसुफजई साहब के मुस्लिम लीग नून ने ये बिल पेश किया, पीपल्स पार्टी ने ये बिल पेश किया, मुस्लिम लीग नून ने उसको सपोर्ट किया। आप सब इस हमाम में एक जैसे हैं माशाल्लाह। मराद आपको भी चाहिए, मराद इनको भी चाहिए। अवाम चाहे भाड़ में मरे। कामरान साहब, नहीं देखें, यहाँ सबसे पहले सवाल तो ये पूछता है कि मुस्लिम लीग नून तो इनको और भी बहुत कुछ कहती है, तब तो ये हमें कह देते हैं हम खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो खान साहब से मुलाकात भी नहीं हुई और इन्होंने ये लंबा चौड़ा बिल पास कर दिया। पहले तो इनसे ये पूछे ना कि इनकी पॉलिसी क्या है, खान साहब से मुलाकात के बाद कौन से काम ये कर सकते हैं और मुलाकात के बगैर कौन से काम ये कर सकते हैं। ये वाला बगैर मुलाकात भी कर सकते हैं क्योंकि उनके लीडर को मराद नहीं नहीं मिल रही ना उधर, तो उन्होंने कहा हम तो ले अपने लिए मराद इधर, वो तो जेल में है। तो अब देखें ना, बात वही आ गई कि यहाँ जो ये कवानीन इन्होंने पास किए, ये इनकी हिपोक्रेसी है। ये हमारे पे तनकीद करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे आप करते लोगों हैं के और भी खुद जो मिलते है जुलते ही है ना, आपको जहाँ मौका मिलता है आप भी मराद ले लेते हैं, स्पीकर साहब भी ले लेते हैं कौमी असेंबली के, वो आपके ही हैं स्पीकर। क्या है इसमें, आप एक जैसे ही हैं, इसमें इतना आप हाई मॉरल पेडेस्टल को लेके बैठे हुए हैं। नहीं, मैं हाई मॉरल पेडेस्टल पे कोई नहीं बैठा हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि ये तो PMLN भी इसमें शामिल थी या पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल थी और हमने तो सिर्फ पास किया है, तो भाई वोट तो आपने डाला है ना, तो ओनरशिप तो लें। अब आप ये आए बाएं दाएं हमारा नाम ले रहे हैं, आपकी असेंबली है, आप वहाँ कुछ और पास नहीं हो सकता जब तक आप पास ना करें, तो मुकम्मल ओनरशिप लें।
और इसके अंदर देखें ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये काले शीशे तो ये पंजाब के एमपी तो नहीं लगा सकते काले शीशे, किसी ने भी नहीं लगाए हुए, ना यहाँ MNAs लगाते हैं काले शीशे, इसकी इजाज़त ही नहीं है। ना 8 जो है वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड जो है वो भी कोई MNAs को पंजाब और सिंध में शौकत भाई सुन ले, किसी शरीक हयात के लिए ऐसा कोई खुसूसी असेंबली कार्ड या कानूनी सहूलत मौजूद नहीं है जो ब्लू पास वाली बात कर रहे हैं आप। कामरान भाई नहीं, ये सारी ये आधी से ज्यादा चीजें तो एक्स्ट्रा इन्होंने की हुई हैं और ये नाम ले रहे हैं, देखें ऊपर से की भी हैं और फिर गलत बयानी भी कर रहे हैं। और कोई जाती गाड़ी के ऊपर पंजाब और सिंध के अंदर काले शीशे नहीं लगा सकते आप। और वो जो सिक्योरिटी का आपने मामला बोला ना, वो भी पंजाब और सिंध में सिक्योरिटी वो भी नहीं है, देखा जाता है आपको पंजाब में भी नहीं है, मैंने नेशनल असेंबली में भी सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है। जी जी जी। पहली बात ये कि हम इसको ऑन कर रहे हैं, हमने आप पे नहीं डाला है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि क्या हमने कोई 11 अरब का जहाज खरीदा है या कोई 1 रुपए का बर्डन डाला है लोगों के ऊपर, ये बताए ना। अगर किसी ने लाइसेंस खरीदना है तो फुल पे करेगा। अगर किसी ने 4 लाइसेंस फ्री है सर, 4 फ्री। आम पाकिस्तानी को प्रॉफिट असला नहीं मिल रहा जो रोज गलियों में मारा जाता है डाकुओं के हाथों, आपको क्यों मिल रहा है? देखिए मेरी बात सुने, किसी पे पाबंदी नहीं है लाइसेंस की, क्योंकि यहाँ हम नौमान की प्रॉफिट तो हम ले नहीं सकते आम शहरी पाकिस्तान में। नहीं सर जी, ऐसी कोई नॉन बात प्रोहिबिटेड नहीं है। कोई इजाजत नहीं है सर नॉन प्रॉफिटेड, सॉरी नॉन प्रॉफिटेड जो कोई है, इजाजत ओ प्रॉफिटेड मेरी जो अर्ज ममनू सुने है। सर, 4 लाइसेंस तो ऑलरेडी वो है, 1988 के एक्ट में मौजूद है, 4 लाइसेंस यार मिल ये रहे 88 का कौन सा एक्ट है लेकिन भाई, ये इसको कहा उठा के गया बाहर कि फेंकें। अगर हाँ। सर देखें पंजाब की सूरत हाल उससे केपी की सूरत हाल से ना मिला, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं, एमपीएस शहीद, मिनिस्टर शहीद हुए हैं, ऐसी बातें ना करें, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं यहाँ पे। कामरान भाई तो साहब, वो ये केपी तो का ये आम बात शहरी है। भी तो शहीद हो रहा है, उसके लिए भी फिर मेरे काला भाई शीशा रखे, केपी उसके लिए के- भी लाइसेंस दे, सिर्फ एमपी क्यों देखिए, लेगा? अब मेरा तो सवाल ये है, देखिए, मैं तो केपी की मैं- आम आदमी के लिए मैं- खड़ा हूँ इस आप वक्त। बात तो सुन लेना। जी 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 जी। सर देखें, हम एमपीएस को थ्रेट है बाकायदा, मैंने आपको कहा कि 30-35 लोगों को इतनी संगीन थ्रेट है यार मुझे कि आज केपी में 1 साल में बॉम्ब ब्लास्ट की तफसील दे देना जो आम कामरान शहरियों को साहब, थ्रेट है। आप आमिर बुला राना ले साहब रहे हैं, जी, हमारे से बात ही नहीं कर रहे। और सर कर रहा हूँ आपसे, आप तो ईरान और उसके चैंपियन है ना, लेकिन आप मुझे ये करें। बताएं वो कह रहे 11 अरब का जहाज खरीद लिया तो मैं हमें यही कह रहा हूँ। बताएं देखिए, बताएं आमिर राना पहली साहब। बात तो ये है ना, ओह, एक मिनट, वो पहली जहाज बात तो ये है एहसान कि- अफजल साहब जाने, मराद के साए तले में ये सब एक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो सहाफियों का है, इस्लामाबाद में सेनेट और कौमी असम्बली में कोई कानून नहीं है सजा का, पाबंदी लगाई गई है कि जब हज़फ कर दिया जाए तो आप उसे नहीं दे सकते, नशर भी नहीं कर सकते, ठीक है। छाप भी नहीं सकते, आप जो वीडियो मना की जाए, लेकिन उसके लिए इन्होंने तो ताज़ीज़ी कैद डाल कार्रवाई दी इस 3 तरह माह नहीं है। की। हाँ, स्पीकर सर, ये प्रेस कानून तो एसोसिएशन को पंजाब कह अच्छा, सकते हैं, स्पीकर पर जानबदारी का इल्जाम रेगुलेटर लगाने, कैमरा सर के एक है। मिनट आमिर भाई, एक मिनट, स्पीकर के किरदार पर हाँ। तनकीद करने वाले सहाफी को 6 माह कैद और 10 लाख तक जो, ओ भाई क्या किरदार, आप कौन लोग हैं यार, आप कोई वलीउल्लाह नाउजुबिल्लाह, आप आम इंसान है, स्पीकर है, क्या हो गया फिर? क्यों नहीं बात कर सकते उसके नहीं, ऊपर? हम कामरान साहब, हम हर रोज कहते हैं कि 25 लाख रुपए की तनख्वाह स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने ली, क्यों ली? हर रोज कहते हैं, उनका वजीर कहता है। और मैं आपसे एक और सवाल कि पूछता भाई हूं, ये खत्म करो, एक लेकिन और उन्होंने सवाल, चार्ज एक्स्ट्रा शौकत डिवीजन में डाल भाई, दिया। आप अगर इतना स्पीकर आपका उसमें मासूम है और मजलूम है और वो इतना स्पिरिचुअल ऊपर ओहदे पे है, तो फिर क्या आम रुकन कौमी असेंबली जो कि वहां केपी के अंदर ऑपोजिशन का होगा, वो अगर स्पीकर को कोई बुरी बात कहेगा उसको भी कैद करने की हिम्मत है आप में, या सिर्फ सहाफी को कैद कर ले, उसके पीछे नहीं, सहाफियों ऐसे के नहीं पीछे है। तो भाई कोई नहीं, सिर्फ आप इस तरह सिवाय अल्लाह की ना जात जाएं। के। कामरान साहब, हमारे- इमरान खान ने अनाउंस किया था कि हमने केपी में तमाम रेस्ट हाउसेज खत्म कर दिए हैं, सबको ठेके पे दे दिया, आइंदा कोई फ्री नहीं होगा। इनकी तो मुराद ये है कि हर जगह पे गेस्ट हाउस मुफ्त फैमिली ठहरेंगे। के लिए भी वो फ्री। कहाँ गया? जी राणा एहसान साहब, नहीं, वो तो इमरान खान ने खत्म आप कर दिए बोले, थे। आप भी तो सरकारी टीका ले आए हैं। सारे नहीं, ये सारे पंजाब में सरकारी नहीं है। क्राइम आप खत्म नहीं, कर दिए कामरान थे। साहब, ये ना पंजाब में मुफ्त आप ठहर सकते नहीं, हैं, नहीं, ये केपी नहीं, असेंबली मैं में आपको मुराद बता दूं, दी ना गई आप है पंजाब भाई। में मुफ्त ठहर सकते हैं, ना आप नेशनल असेंबली के मेंबर मुफ्त ठहर सकते हैं, लेकिन केपी के ठहर सकते हैं। ये स्पेशल है, ये लोग, ये बाकी फायदा उठा केपी की रहे हैं। आवाम से शौकत स्पेशल है, भाई, ये खास शौकत लोग भाई, हैं। आप प्लीज हर ये वाले। हर गलत काम को डिफेंड ना किया करें। आप भले आप माइनस आदमी, अच्छे आदमी हैं नहीं आप। नहीं नहीं, मैं किसी गलत काम को और डिफेंड देखें नहीं ना, कर रहा हूं। इनका देखिए, मजे की हमारे बात total- ये देखें, कामरान आप इससे साहब अंदाजा कह रहे हैं करें ये ना, पंजाब के, ऐसी ये तो बातें हमने कर रहे हैं कि सिर्फ बड़े मैच साफ किया है जो सुथरे बाकी लोग हैं। सूबों में। इन्होंने शौकत कोई साहब, फिर राणा बात साहब। नहीं ली है इसमें। नहीं, साफ सुथरे देखें, लोग की बात नहीं है कामरान साहब, ये कह रहे हैं कि ये बाकी सूबों के मुताबिक सुनो हमने तो सही कर ना दिया यार। है। झूठ नहीं, बोल बाकी रहे हैं। सूबों वाली ये बात नहीं है चीजें वो। आधी से ज्यादा, बल्कि 80% चीजें बाकी सूबों में नहीं है।
है जो इन्होंने केपी में इंट्रोड्यूस शरीके हयात के लिए भाई, शरीके हयात की कोई कंट्रीब्यूशन है? एमपी नहीं ठहर सकता। अच्छा सर, सुन तो लेना, अगर आप जवाब नहीं सुनते हैं जी तो वैसे शौकत भाई बताएं इल्जामात बताएं लगाते शौकत हैं। भाई बोले। देखिए, ये रिकमेंडेशन है और 2014 में भी ये रिकमेंडेशन गई थी, 2018 में भी रिकमेंडेशन गई थी कि जी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, हमारे 1000 एमपीए एमएनएस बनते हैं सेनेटर पूरे पाकिस्तान में, 54,000 जो है ब्लू पासपोर्ट इशू हुए हैं। ये पूछे ना इनसे, ब्लू पासपोर्ट किसको दिया है इन्होंने? अगर एक एमपीए को नहीं मिल सकता है तो फिर आम किसको दिया है इन्होंने? 53,000 किसको दिया है? बताए ना जरा। ये ऐसी बताएं भाई बातें राणा करते हैं कि ऐसे अच्छा लगता यार, है कि जैसे ये देखिए, मैं आपको बताऊं, इमरान जब मैं पनामा केस एक चला और ना, बात आना चाहता हूं। जी बोले। मैं एक और अर्ज करना चाहता मैं हूं। देखिए, आपको साथियों कामरान की साहब जहां तक बताता हूँ, बात है, ब्लू पासपोर्ट जो एक है वो बात बिल्कुल काटें, एमपीए को राणा मिलता अफजल साहब, है, प्लीज। लेकिन वो आप टेन्योर बात में के लिए काटें, होता शौकत है, साहब जल्दी कर ले, टेन्योर शौकत भाई जल्दी कर ले, खत्म हो जाता है। देखिए, एक जो इन्होंने साथियों के हवाले से बात की, मैंने देखे हमारे सीएम ने उसका फौरन नोटिस लिया है और वो गए हैं उस पर बाकायदा, उस पे कमेटी बैठ रही है। और ये जो जुर्मानों की बात है, ये एक तो पहले से मौजूद है ना, ये तो पंजाब का भी है। नहीं तो मैं आपको क्या, तो मैं आपको भिजवा देता हूँ यार पंजाब ये का आपका अच्छा, उसमें एक ऐसा दूसरा नियम, मैं सुन ले मेरी बात, ब्रेक से पहले मेरी बात सुन ले। आपका पंजाब और नून लीग को बार बार मिसाल के तौर पे पेश करना ही आपकी डिफीट है, क्योंकि आप तो सर, कह रहे थे ये कि ये बुरे लोग हैं, हम तो अच्छाई करने आए हैं। अब आप हर अपने बुरे काम की जस्टिफिकेशन कह रहे हैं नून लीग ने की है, ये तो कोई वो नहीं है। हिमायत नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक जो है ना, एक ब्रेक लेने के 1988 बताऊंगा कि आज रात मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है, बड़ा खतरनाक मंजरनामा बताता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक ले ले। आज रात मिडिल ईस्ट में बहुत भारी है। अमेरिका बहुत ज़्यादा शिद्दत से ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रुक भी सकते हैं आज रात के लिए अगर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो दोबारा ईरान और अमेरिका के साथ एक कॉल करें और उनको समझाने की कोशिश करें। कल तक इजाज़त।